भारत हो चुका था इसका? दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान में हम कहे थे कि 5 अभियान करता है देवगिरी, ये करता है 1307 ईस्वी में। और देवगिरी के उस समय शासक रामचंद्र देव, ये ध्यान देना कि देवगिरी अभियान ये सबसे पहले करता है 1296 ईस्वी में। उस समय सुल्तान नहीं है, उस समय सेनापति है, सेनापति के रूप में यह अभियान करता है 1296 में। और जो इस बार इसका अभियान हो रहा है यह सुल्तान के रूप में हो रहा है, हालांकि ये नहीं जा रहा है, इसका सेनापति मलिक काफूर जा रहा है। तो क्वेश्चन बनाया है कि किस सुल्तान के काल, सल्तनत काल में, किस सुल्तान के शासन काल में देवगिरी का सर्वप्रथम दक्षिण भारत का अभियान किया गया था। तो वो क्वेश्चन आएगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए वह सुल्तान जो दक्षिण भारत का अभियान किया था, तब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। रामचंद्र देव वहाँ के शासक हैं। इस अभियान के पीछे कुछ लोग बताते हैं कि कमला देवी जो गुजरात की रानी थी, जब गुजरात अभियान किए थे सब, तो कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लिया था। कमला देवी को इच्छा जगी अपनी छोटी बेटी देवल देवी को देखने की। कमला देवी देवल देवी अपनी छोटी बेटी को देखना चाहती थी, तो इसीलिए 1307 ईस्वी में मलिक काफूर अभियान किया। और मलिक काफूर कमला देवी को दिल्ली लाया। देवल देवी को लेके आया दिल्ली। रामचंद्र है। देखो कहानी क्या है कि कमला देवी पत्नी थी कर्णदेव की, गुजरात के शासक। जब गुजरात अभियान किया तो जीते जीतने के बाद कमला देवी को लेकर चले आए। हमें यह भी बताया कि कर्णदेव अपने छोटी बेटी को लेकर राजधानी से निकल गए थे। ये घटना है कब की? गुजरात अभियान के समय की। 1307 ईस्वी में जो कमला देवी हैं, उनको अपनी पुत्री को देखने की इच्छा थी, तो मलिक काफूर अभियान किया। कहाँ पे? देवगिरी में। गुजरात नहीं, देवगिरी। क्यों अभियान किया? क्योंकि देवगिरी में देवल देवी को लेके आए थे कर्ण सिंह, और रामचंद्र देव के जो बेटे थे उनका नाम था सिंहन, उनसे विवाह करने के लिए। अब क्लियर हुआ? सर, रामचंद्र देव की 2 बीवियाँ थी। पहले अभियान में पहली बीवी और लड़की को लेकर चले गए, फिर एक बीवी को कमला देवी को छोड़ दिए, फिर दूसरा अभियान हुआ। ऐसे ना, ऐसे ही बना। ये तो समझ गए, वो करे नहीं। तो इस तरह समझाने में जानती हो कितना टाइम लगेगा। मैं तो सोचा कि जल्दी जल्दी बता के निकले। देखो हुआ क्या था, अब इसको हटाना पड़ेगा। देवगिरी अभियान कब हो रहा है? 1307 में। करने वाला कौन है? काफूर। क्यों किया? क्योंकि कमला देवी अपनी बेटी देवल देवी से मिलना चाहती थी। यहां तक क्लियर हुआ? अब कमला देवी की कहानी जानते हो। कमला देवी कौन है? कर्णदेव की। अब देवगिरी भी इसलिए अभियान किया कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव
के एक पुत्र है जिनका नाम है सिंघन देव। ठीक। और इसी सिंघन से विवाह करने के लिए देवल देवी को रामचंद्र देव लेकर देवगिरी आए थे। और सिंघन और देवल शादी के मंडप पे थे। पर बैठे थे। उसी समय कापुर देवल देवी को उठा लिया। शादी के मंडप पे बैठे थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। उसी समय इसका अभियान हुआ। रामचंद्र देव पराजित हो गए और शादी के मंडप से देवल देवी को उठा ले गया। और देवल देवी जब दिल्ली गई तो दिल्ली जाने के बाद कहाँ लेके गया? दिल्ली। और दिल्ली में शादी करा दिए किससे? खिजरखा से। अपने ही पुत्र खिजरखा उसको अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। हाँ, अपने पुत्र से। तो उसकी माँ से वो शादी किया, उसकी पुत्र अरे से- भाई, तो खिजरखा की उम्र थी थोड़ो ना। तो उससे क्या होगा? फिर भी तो वही है ना। अरे ऐसा कुछ। बहुत बात खिजरखा से शादी हो गई। या क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अमीर खुसरो की रचना आशिका का विषय क्या है? खिजरखा और देवल देवी की प्रेम कथा। अब क्लियर हुआ खिजरखा की शादी किससे हो रही है? देवल देवी से। देवल देवी का विवाह किससे होने वाला था? सिंघन से। शादी के मंडप पे लोग थे, वहां से उठा के लेके आया और खिजरखा से शादी हो गई। पीसीएस में क्वेश्चन बनाया है कि आशिका जिसके लेखक है अमीर खुसरो, उसका विषय वस्तु क्या है? तो देवल देवी और खिजरखा का प्रेम कहानी है। इसका वर्णन अमीर खुसरो अपनी पुस्तक आशिका में किए। इतनी कहानी के बाद नीचे जाने के बाद तब जाकर पीसीएस क्वेश्चन अपना बनाता है। कोई दिक्कत? हाँ। अगला तेलंगाना। दरअसल हम थोड़ा कुछ चीजों को स्पीड में लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि टाइम है नहीं। चलिए, तेलंगाना अभियान। देवल देवी से आगे चल के एक और शादी करेगा। कितनी शादियाँ करी? देवल देवी से 3 सुल्तान शादी करते हैं। अरे पूरी उड़ी नहीं होती है। अरे यार, तो सुल्तान भी 6 महीना बदल जा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आएंगे कितने दिन रहेंगे? 6 महीना, 3 महीना। तेलंगाना 1309। तेलंगाना 1309 ईस्वी में। 1309 ईस्वी में तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। राजधानी वारंगल। और यहाँ के शासक हैं काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव सेकंड। और तेलंगाना कहाँ पे है?
जो अपना तेलंगाना स्टेट बन गया, पहले किस किस प्रदेश में था तेलंगाना? आंध्रा का हिस्सा। तो वहीं पे शासन कर रहे हैं काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव। आक्रमण हुआ, आक्रमण करने वाला दक्षिण भारत के जितने अभियान हैं सबका नेतृत्व करेगा मलिक काफूर। काफूर अटैक किया यहाँ पे, परिणाम क्या हुआ? परिणाम प्रताप रुद्रदेव पराजित हुए और अपनी सोने की मूर्ति बनवाए। प्रताप रुद्रदेव अपना सोने का मूर्ति बनवाए। आदमी का हारने के बाद सोने की मूर्ति बनवाए, और सोने की मूर्ति में कोहिनूर हीरा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा पहली बार यहीं प्राप्त हुआ था। सोने की मूर्ति बनवाए और उस मूर्ति के गले में कोहिनूर हीरा पहनाकर काफूर को भेंट दिए। एक तो राजा स्वयं विशालकाय रहा हुआ, आदम कद सोने की मूर्ति, और सोने की मूर्ति के गले में कोहिनूर हीरा। यह कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। कोहिनूर की ऐतिहासिकता यहीं तक जाती है, यहीं से कोहिनूर मिला। इस समय कोहिनूर कहाँ है? ब्रिटेन में महारानी के ताज में लगा हुआ है। इसका मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। नहीं, इसका अब देखिए, अब ये कोहिनूर हीरा लाकर काफूर किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर हीरा को दे दिया अपने छोटे पुत्र मुबारक शाह खिलजी को। कोहिनूर हीरा दिए और काफूर कोहिनूर गोलकुंडा के खान से, हाँ, कोहिनूर दिया और सुल्तान दे दिया अपने छोटे बेटे को मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी को नहीं, केवल कोहिनूर दिया। हाँ, मोती खजाना कर व्यवहार कर ले रहे हैं, बड़े लोग कमला जी इतने लोगों को शादी कर रहे हैं, ये पूछता है मतलब सामाजिक बैकग्राउंड से कैसा होगा। दरअसल जौहर करने के लिए औरत के अंदर एक बहुत बड़ा वीरांगना छिपा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उस समय औरतें जौहर कर रहे थे, सब के सब औरतें जौहर कर रहे थे। कुछ अवसरवादी थी, उनको लगा कि जीवन एक बार मिला है तो इसको अच्छे से भोग किया जाए। लेके जो जा रहा है सिपाही नहीं लेके जा रहा है ना, लेके जा रहा है कौन? सुल्तान। शादी सुल्तान से हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी शादी कर रहा है। तो अपनी अपनी सोच है, हर एक युग में ऐसे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी युग में, आप बताओ सीता की जिस युग की थी त्रेता युग में,
त्रेता युग में सीता तो इतना ग्लैमराइज नहीं, लेकिन ऐसा भी तो है कि बहुत उस समय भी महिलाएं थी। तो समाज द्वैत सिद्धांत पे निर्मित हुआ है, अच्छा एवं बुरा। आखिर यदि द्वैत सिद्धांत पे आधारित नहीं होता समाज, तो इतनी संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ती? अगर जो आप अच्छे हैं तो कोई ना कोई बुरा है, कोई अपराधी है। उसी अपराधी को अच्छा बनाने के लिए सरकार क्या करती है? संस्थाओं का निर्माण करती है। पुलिस विभाग क्यों है? कोई चोर है, नहीं तो अपना जो है एंशियंट से, प्राचीन काल से हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत की संस्कृति तो कंटिन्यू जो है नैतिक रूप से अच्छा बनाने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत रही है कि नहीं? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, हर एक धर्म किसी को बुराई नहीं सिखाता है, लेकिन लोग उसमें भी बुरे हो जाते हैं। अब उन बुरे लोगों को सुधारने के लिए वो नैतिक नियम नहीं, सरकार के नियम चलेंगे और सरकार की संस्थाएं काम करेंगी। पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ेगी। अगर जो बहुत अपराधी है, लगता है कि ये पकड़ के सुधारा नहीं जा सकता, कई बार सुधारा गया, प्रयास किया गया, सुधार नहीं पाया तो उसको गोली मार देती है, फिर जेल में लाती है, फिर उसके ऊपर मुकदमा चलता है, न्यायालय अपना काम करता है। तो हम दो तरीके सुधारने का काम करते हैं, एक नैतिक और एक अनैतिक नहीं, एक नैतिक और दूसरा संस्थाओं के माध्यम से। और ये जब से मानव सभ्यता है तब से यह दोनों प्रथा चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि राजतंत्र के ज़माने में, अभी अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग देखेंगे कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कठोर दंड निर्धारित किया। कि अगर जो कोई व्यापारी सामान कम तोल रहा है तो जितना कम तोल रहा है उतना मांस काट लिया जाएगा उसके शरीर से, कठोर दंड व्यवस्था। लेकिन बाजार में मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति भी कर रहा है। अब मुहतसिब वह समझाता था कि ये गलत है और ये सही है, अर्थात तो नैतिक तरीके से भी सुधार रहा है और दूसरा दंड के माध्यम से भी सुधार रहा है। फिर भी समाज सुधरता कहाँ है? नहीं सुधरता है। हाँ, रेशियो कम हो जाती है। यदि शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो अपराधियों की संख्या कम हो जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर अगर जो डिस्टर्ब हुआ तो अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। इसका छोटा बेटा, बड़ा बेटा था खिजर खां, तो खिजर खां से शादी करा दी उसका, इसको दे दिया कोहिनूर हीरा। ठीक, अमीर खुसरो कहता है इस अभियान में, अमीर खुसरो कि राजकोष के बोझ से 1000 ऊंट कराहते हुए दिल्ली पहुंचे। सोने की मूर्ति कोहिनूर तो अलग की चीज है, अमीर खुसरो उस समय थे वहां पे। वो कहे कि 1000 ऊँटों पे खजाना लादा गया और वे 1000 ऊँट कराहते हुए कहाँ पहुंचे? देवगिरी से दिल्ली। आखिर अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा सोच क्यों पा रहा है? जब तक आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, कुछ भी आप बहुत बड़ा सोच नहीं सकते। आज मुकेश अंबानी किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या है? एक बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं होगी। या जिसके पास एक जॉब है और उस जॉब में उसको 80-90 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, तो वह व्यक्ति अपने बेटे को कोई बिजनेस कराएगा तो उसको जो है डाउन होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो डाउन भी होगा तो उसके पास पूंजी है। अब पूंजी लगाता है। बिजनेस का कर्व जो होता है पहले उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। और जिस समय वो कर्व नीचे आता है उसी समय जिसके पास पूंजी नहीं है
बैकग्राउंड वाली, तो वो टूट जाता है, क्योंकि बिजनेस टूट जाता है। तो ये सोच पा रहा है, विश्व विजेता बनने के लिए सोच रहा है, नया धर्म चलाने के बारे में भी सोच रहा है, बाजार व्यवस्था में क्या है, मूल्य नियंत्रित कर दे रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पास इकोनॉमिकल पावर स्ट्रांग है, और वो इकोनॉमी कहाँ से आ रही है? दक्षिण भारत से। हाँ, नया धर्म चलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चलाया नहीं। ये क्लियर हुआ? तेलंगाना अभियान। चलिए अगला है होयसल। हाँ, तीसरा अभियान है होयसल 1310। राजधानी द्वार समुद्र इस राज्य की राजधानी, और बीरबल्लाल द्वितीय यहाँ का शासक था। शासक कौन है? बीरबल्लाल द्वितीय, और ये आत्मसमर्पण कर दिया। ये लड़ाई नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो अलाउद्दीन इसे रत्न जड़ित पोशाक से सम्मानित किया। यही पॉलिसी है कि हमारे मेरे युद्ध किए बिना ही अगला जो हथियार डाल दिया तो उसको पुरस्कृत करो, कि इससे जो आने लोग भी। हाँ, और यही बीरबल्लाल तृतीय मणि कापुर को महाबर का रास्ता बताया। बीरबल्लाल तृतीय मणि कापुर को महाबर, और महाबर मुस्लिम लेखक पांड्य राज्य को कहते थे। महाबर का मतलब पांड्य राज्य। होयसल इस समय किस राज्य में है? कर्नाटक में। और पांड्य राज्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पांड्य राज्य में आक्रमण करने का जो रास्ता है वह बताने वाला जो शासक था बीरबल्लाल तृतीय। अगला अभियान पांड्य 1311। आगे बढ़े। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो परेशान न हो, मैं पूरा अपना नोट्स ही डाल देता हूँ। अभी कल का नोट्स मैं डाला हूँ तो उससे जो है उससे कायदे से नोट्स बना लूँ। इस समय मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को लिखवाने का मतलब कि नहीं, टाइम बर्बाद तो नहीं होगा। जब टीचर लिखवाता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन कम से कम 300 पीरियड चाहिए। इतिहास के लिए अभ्युदय मात्र 78 पीरियड दिया है, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ड 3-4 हुआ। चलिए पांड्य राज्य 1311।
यहाँ का शासक था मारवर्मन कुलशेखर। पांड्य राज्य का शासक उस समय था मारवर्मन कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था वीर पांड्य और दूसरे का नाम था सुंदर पांड्य। मारवर्मन कुलशेखर वहां का राजा था पांड्य राज्य का। उसकी मृत्यु हो गई 1311 में। तो उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था वीर पांड्य और दूसरे का नाम था सुंदर पांड्य। वीर पांड्य इसका वैध पुत्र था। और सुंदर पांड्य अवैध था। वैध अवैध का मतलब यह है कि वीर पांड्य रानी का लड़का था, रानी और राजा का। सुंदर पांड्य दासी और राजा का था। यानी कि दासी के साथ नहीं किया था। हाँ? दासी के साथ नहीं किया था। दासी से राजा कहाँ शादी करता है? सब इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था कि अपने दासी से भी, लेकिन बच्चा हो गया तो हो गया। अब वैध पुत्र ये शासक बना, वहां का राजा बना। ये विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके कानपुर से जाकर मिल गया। कानपुर से मिला, ये बन गया विभीषण, बन गया। कानपुर जब आक्रमण किया तो वीर पांड्य राजधानी छोड़कर हट गया। और पांड्य राज्य की राजधानी उस समय थी वीरधूली। पांड्यों की राजधानी थी वीरधूली। राजधानी छोड़कर राजा भाग गया। मलिक काफूर राजधानी को खूब लूटा और वहां पे एक मंदिर था जो सोने का मंदिर था, लिंग महादेव का मंदिर था। उस पूरे मंदिर को लूट के दिल्ली लेके चला आया। वीरधूली पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? वीरधूली। लिंग महादेव का सोने का मंदिर था। अन्य जगह मूर्ति देखे हुए सोने का, पूरा मंदिर ही सोने से बना हुआ है। तो वीरधूली में लिंग महादेव के सोने के मंदिर को लूटा है। आर्य शर्मा कहते हैं, आर्य शर्मा कि पांड्य राज्य से इतना लूट का धन मिला था कि महमूद गजनवी की आंखें कब्र में चमक गई। इतना अधिक लूट का धन लेके आया गजनवी लुटेरा था। आर्य शर्मा कहते हैं कि पांड्य राज्य के लूट से इतना अधिक धन मिला कि महमूद गजनवी की आंखें कब्र में चमक उठी होगी।
सबसे अधिक लूट का धन इसको जो है पांड्य राज्य से मिला, सबसे अधिक लूट का धन। इससे भी सोमनाथ से भी ज़्यादा धन होगा। हाँ, उसकी तुलना सोमनाथ मंदिर में जितना धन पाया था गजनी उससे कई गुना अधिक था। इसीलिए आर्य शर्मा कह रहे हैं कि इस लूट के धन को देख के कब्र में भी उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि वो भी लुटेरा था। हाँ। कहाँ पे? हाँ होगा। वो तो रहना ही है। वहाँ समुद्र साउथ इंडिया में बताओ, आज भी भारत के सोने खान कहाँ पे है? कोलार कर्नाटक, और वहाँ पतंग भी है। कर्नाटक। ये भी जानते हो कि नदियों के जो बालू होते हैं उससे भी सोना होते हैं, उसमें भी सोना होते हैं। हाँ, कावेरी है, कृष्णा है, इसमें सोन नदी है। सोन नदी का नाम इसीलिए सोन नदी पड़ा क्योंकि उसके जो बालू के कण है उसमें सोने पाए जाते हैं, सोने के ये कण। अपना वाला सोना। हाँ, सोना। और साउथ इंडिया में सोना चांदी क्यों नहीं होगा? ये देख रहे हो कि प्राचीन काल की हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तब से हमारे यहाँ जो विदेश व्यापार हो रहा है उसी सेक्टर में। उत्तर भारत में कहाँ हो रहा है? उत्तर भारत में सिल्क रोड ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन सबसे अधिक ट्रेड हम कर रहे हैं साउथ इंडिया से ना, विदेशों के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखो, गुजरात में लोथल मिला, उसके बाद से इस सभ्यता का अभी खुदाई कहाँ हुआ है। यदि हम खोदेंगे तो हो सकता है कि तमिलनाडु तक कुछ ना कुछ अवशेष मिल जाए। ये सभ्यता छोटी तो थी नहीं, बहुत बड़े आकार में फैली हुई। तो ट्रेड, जहाँ व्यापार होगा वहीं पे ये महंगी धातुएं पाई जाए। आज ही बताओ, अरब कमा के जो आते हैं वो अन्य चीज नहीं, लेकिन चेन जरूर पहन के आते हैं। लोग कहते हैं भारत के लूट के सब सोना लेके चले गए तो वही अरब में है। वो तो है ही, लेकिन बहुत स्तर तक ये है कि वहाँ से व्यापार हो रहे हैं, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। और उन सबों को सोना पहनने में क्या दिक्कत है? बताओ, जिसके पास जो है कुआं है तेल का, वहाँ के शेखों के पास अपना जिस तरह से अपने खेत में लोग कुआं खुदवाए थे, बोर करा के पंपिंग सेट से जो पानी चलवाते हैं, उसी तरह से वो सब अपने जमीन में क्या कुआं खुदवाएं। कंपनियां जाती हैं, खरीदती हैं, जाओ तेल ले लो, पैसे दे दो। तो उनके लिए सोना का क्या हो, तो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी तरीके से रह सकते हैं। अपने भारत से जो मैक्सिमम आबादी जाती है, लगभग जो है 98%, वो क्या करती है? वहाँ पे शेखों की सेवा करती है, शेखों की सेवा करती है। आज शेखों का शौक एक अजीब टाइप का। चलिए, अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि दक्षिण भारत का वह शासक जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं किया, तो यही भाग तो गया वीरपाल, लेकिन जो अधीनता स्वीकार नहीं किया। नोट कर लो यहाँ पे, दक्षिण भारत की वह शक्ति जो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो है पांड्य राज्य। अधीनता स्वीकार नहीं किया, अपना अपनी स्वतंत्रता बनाए रखा। देवगिरी स्वतंत्रता इसलिए बनाए रखा कि ठीक है, एक बार राजधानी छोड़ के चला गया, ये लोग लूटपाट मचाए, लूटपाट मचाने के बाद फिर वापस आए तो फिर जो है काबिज हो गया।
और ये जितने शासक थे सब के सब जो है दिल्ली से कोई ना कोई उपहार लिए और एक सेक्टर का राजस्व देने का वादा किए, और एक दिल्ली गया नहीं, सुल्तान का अधीनता स्वीकार नहीं किया और किसी सेक्टर का राजस्व देने के लिए ये तो बात ही नहीं। तो इसलिए है आज़ाद। जैसे मान लो कि कोई भी शक्ति उत्तर प्रदेश पे आ जाए, हमला कर दे, और हमला करने के बाद हम युद्ध करें और युद्ध करने के बाद पराजित हो जाए, तो तब तक हम पराधीन नहीं माने जाएंगे जब तक जो हराने वाली शक्ति से हम समझौता नहीं करेंगे। हम प्रयासरत हैं, ठीक है, तब तक कब्जा हो गया, लेकिन हम छत में युद्ध करेंगे। जैसे कि आज़ाद होने के लिए संघर्ष, आज़ाद होने के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे कि भारत आधुनिकवाद में देखिए, स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, भारत गुलाम हो गया अंग्रेजों का, लेकिन हम कंटिन्यू नेशनल मूवमेंट चला के अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किए। इसका मतलब यह है कि जो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे नेता और क्रांतिकारी, वह कभी भी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए, तो हम उनको गुलाम नहीं कर सकते। उनको गुलाम व्यक्तिगत स्तर पर उनको गुलाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह यदि गुलामी जो स्वीकार कर लेगा वह प्रयास क्यों करेगा। वीर पांडे वही कर रहा था। वीर पांडे भी चाहता तो प्रतापरुद्र देव द्वितीय के तरीके से जाके सरेंडर कर देता और वहाँ से जाके पुरस्कार लेता और ये कहता कि हम अपने इस सेक्टर का जो राजस्व आपको दिल्ली भेजते रहेंगे। ये हो गया अधीनता या गुलामी। लेकिन हम हट गए, ठीक है, अपने आप को हम मूल्यांकन किए कि जो जिससे लड़ना है वो शक्तिशाली है, हम थोड़ा कमज़ोर है, तो हट गए पीछे, ठीक है, लौट के चला गया, फिर हम काबिज हो गए। कौटिल्य की एक नीति है युद्ध में, यान एवं आसन्न की नीति। यान और आसन्न। यान का मतलब ये होता है कि जब तुम मूल्यांकन करो दुश्मन आपसे जो है कमजोर है, तो यान का मतलब होता है अभियान, उसके ऊपर आक्रमण कर दो। और जब यह लग जाए कि दुश्मन हमसे जो है मजबूत है, तो आसन्न का मतलब होता है चुपचाप वाच करो और समय का इंतजार करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। उसके बाद कहता संधि, कहता है कि जब लगे कि न हमसे 19 है न 20 है, एकदम बरोबर है, ऐसी कंडीशन में वह भी जीत सकता है और हम भी जीत सकते हैं, तो इस समय ऐसे शक्ति के उसे युद्ध करना सुसाइडल हो जाता है। ये भी तो हो सकता है जब जैसे दोनों की शक्ति एकदम सिमिलर है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि रसिया और अमेरिका को ले लो, रसिया और अमेरिका, ये दोनों शक्तियां टकराई तो वर्ल्ड वार होना ही होना है, क्लियर है। यदि प्रत्यक्ष रूप से टकरा गई तो वर्ल्ड वार क्लियर है। तो ऐसे में लाभ क्या होगा? कोई लाभ है? किसी को लाभ नहीं होगा। बम वो भी चलाएगा, बम ये भी चलाएगा, इंडिया भी किसी तरफ से होकर चलाएगा, पाकिस्तान भी चलाएगा, पूरी दुनिया टोटल जो कहा जाता है कि बारूद के ढेर में बैठी है, पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी, पृथ्वी। यह भी है, यदि बहुत बड़े मात्रा में परमाणु बम चला दिए गए युद्ध के दौरान, तो पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ देगी जिस ऑर्बिट में वो करती है। और जब थोड़ा सा उसको उससे छोड़ के सूर्य की तरफ आई तो सूर्य अपने तरफ खींच लेगा, सूर्य खींच लेगा तो धरती सेकंडों में जल के राख हो जाएगी। अगर जो अपने ऑर्बिट से सूर्य की तरफ ना आकर सूर्य के विपरीत चली गई तो किसी दूसरे के ऑर्बिट में चली जाएगी, और किसी ऑर्बिट में जब चली जाएगी तो दूसरे टकरा के चकरा शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के जो मानव है ना, वह संपूर्ण विनाश का अस्त्र खोज लिया है, संपूर्ण विनाश, जिसमें कुछ नहीं, पृथ्वी ही नहीं रही। ब्रह्मास्त्र तो वही था। हर एक युग में कुछ न कुछ ऐसा था,
कुछ न कुछ था। गांधी के युग में कोई अस्त्र नहीं। आइंस्टीन इसीलिए तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध मशीन गनों से शुरू हुआ था और हवाई जहाज से बंद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के लास्ट पेज में हवाई जहाज आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध हवाई जहाज से शुरू हुआ और परमाणु बम से बंद हुआ। 45 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा। कहता है तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तो परमाणु बम से शुरू होगा और वो समाप्त होगा सभ्यता के विनाश से। और आगे कहता है यदि बाई द वे चौथा होता है तो लोग लाठी डंडे से विश्व युद्ध लड़ेंगे, क्यों कुछ बचेगा ही नहीं। सब लूले लंगड़े। पंजाब में जाए देखो, हिरोशिमा नागासाकी में आज भी लंगड़े पैदा होते हैं। गिराया गया बम 1945 में, कितना साल हो गया? लगभग 70 साल हो गया। 80 साल 80 साल तक वहाँ पे एटमॉस्फेयर से उसका रेडिएशन गया ही नहीं। बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो चौथा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? लूले लंगड़े लड़ेंगे और लूले लंगड़ों का हथियार होगा लाठी चाहे डंडा। गांधी क्यों पूजे जा रहे हैं? ऐसे युग में जिस समय केवल होड़ लगाए हथियारों को जुटाने का, नए से नए हथियार, ऐसे हथियार बना लेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों का संहार किया जा सके, और गांधी मात्र एक लाठी लेके खड़े हैं। और वो भी लाठी मारने के लिए नहीं है, अपने आप को सहारा देने के लिए। तो महान तो है यार। चलिए, ये सब चीजों को मैं बीच में जो बताता हूँ, इसको जो है दिमाग बैठाए रखना। जब IR पढ़ोगे आप लोग, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। इंटरनेशनल रिलेशन में का ही ये सब पॉइंट है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा किसे करते हैं, आंतरिक सुरक्षा किसे करते हैं, दुनिया इस समय किस कंडीशन में चल रही है, क्या होना चाहिए, दुनिया को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसलिए IR से क्वेश्चन बैंक्स में सबसे अधिक आते हैं। हाँ, बस ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन फ्री में नहीं है, IR प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में होता है। देवगिरी, हाँ, 1312 दोबारा करता है ना, 1307 में करता है। उस समय रामचंद्र देव रहते हैं। रामचंद्र देव की मृत्यु 1312 में हो जाती है। तो इनका लड़का जो है, रामचंद्र देव का लड़का सिंघन देव, शासक बना और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। रामचंद्र देव शासक बना, रामचंद्र देव का लड़का सिंघन देव शासक बना और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसीलिए इसको 1312 इसमें अभियान करना पड़ा। सिंघन देव मारा गया, सिंघन देव मारा गया और मलिक काफूर इसी के परिवार के एक हरपाल देव को शासक बना के चलाया। अभियान खत्म। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार। क्या मारा गया? उसके परिवार के हरपाल देव को वहां का शासक बनाया गया। हरपाल देव, हाँ, चलिए, जहां जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, अब हम लोग उसको देखेंगे। सब वहां के हर एक लाइन से क्वेश्चन है।
अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार। पहला काम क्या करता है? मूल्य नियंत्रण। इसी को कुछ लोग बाजार व्यवस्था कहते हैं। दूसरा काम क्या करता है? राजस्व सुधार। क्या भूमि व्यवस्था है। हाँ, इसको समझो कायदे से, क्योंकि प्री मेंस कभी भी इसे क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं। प्री में तो इसके लाइन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब मेंस में भी एक साल गैप करके क्वेश्चन उसके बाजार व्यवस्था से आता ही है। मूल्य नियंत्रण या बाजार व्यवस्था, उद्देश्य क्या था इसका? बर्नी कहता है कि इसके दो उद्देश्य थे। मूल्य नियंत्रण करने के पीछे उसके उद्देश्य दो थे। पहला उद्देश्य ये था कि वह बड़ी सेना रखना चाहता था। ताकि मंगोलों से निपट सके। गलत भी नहीं है, क्योंकि 2-2 लाख की सेना लेकर मंगोल दिल्ली पर कब्जा करने के लिए इसके कार्यकाल में आ रहे हैं। और सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसी सुल्तान के कार्यकाल में हुआ तो इसी के काल में हुआ। 6 बार आक्रमण हुआ। दूसरी बात कहता है कि यह हिंदू व्यापारियों को दंड देना चाहता था। क्वेश्चन यदि मेंस में पूछ दे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में 2 विद्वानों का मत लेकर हम चलेंगे और उन दोनों विद्वानों के मत को खंडित भी करेंगे और किसी को प्रमोट करेंगे। दूसरे विद्वान है अमीर खुसरो। दूसरे विद्वान का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं कि प्रजा कल्याण के लिए ऐसा कर रहा था। बाजार व्यवस्था प्रजा कल्याण के लिए लागू किया है कि मूल्य कंट्रोल कर देंगे तो आम जनता को लाभ होगा और वो परेशान नहीं होगी। बर्नी के दोनों स्टेटमेंट इसलिए सही लगते हैं कि हिंदू व्यापारियों को दंड देना चाहता था। इसमें टैक्स, जो व्यापारियों पर टैक्स लगाया है, तो हिंदू के ऊपर 10% था। 100 रुपया कमाओगे तो 10 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये हिंदू के ऊपर था। और मुस्लिम व्यापारियों पे
5% टैक्स लगाया। मुस्लिम व्यापारियों पे क्या लगा है? 5% टैक्स। इसके पीछे उसका एक और उद्देश्य था कि टैक्स बचाने के लिए हिंदू व्यापारी मुसलमान भी बन सकते हैं और कुछ बने भी, कुछ बने। देखो, शासन जो करता है उसकी नीतियां बहुआयामी होती हैं। एक उद्देश्य के लिए वो नीतियां नहीं बनाई जाती। जो मूल्य नियंत्रण कर रहा है तो वो जानता है कि जब बड़ी सेना रखेंगे तो हमको बहुत अधिक पेमेंट देना पड़ेगा, और यदि मूल्य को वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित नहीं करेंगे तो सेना में विद्रोह हो जाएगा, उतना पेमेंट नहीं दे पाएंगे। यदि मूल्य, मान लो कि मूल्य अधिक है और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कम मिल रहा है, इस समय एम्प्लॉइयों को महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है? उसी विद्रोह को रोकने के लिए कि ठीक है महंगाई मेरी बढ़ रही है, हम तुमको 3% या 6% पर ईयर महंगाई भत्ता भी तो दे रहे हैं। जो सैलरी आपकी शुरू होती है 6,000 ग्रेड पे IAS की नियुक्ति होती है 6,000 ग्रेड पे, और 6,000 ग्रेड पे पहली सैलरी 82-85 हज़ार रुपया रहती है। 6,000 पे 82-85 हज़ार रुपया, या 82-85 हज़ार रुपया 2 से 3 साल में लगभग 1,20,000 1,30,000 में बदल जाता है। तो उसके पीछे कि पर ईयर हम महंगाई भत्ता उसमें जोड़ते चले जाते हैं। पर ईयर महंगाई भत्ता जोड़ते चले जाते हैं, और रिटायर होते समय तक वो महंगाई भत्ता जोड़ के कितना हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो ये महंगाई भत्ता न देके मूल्य को ही नियंत्रित कर दिया कि पेमेंट कम देंगे, लेकिन इतना जरूर होगा वो पेमेंट कि उस पेमेंट में आपका भरण पोषण कायदे से हो जाएगा, क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। आज ये देखिए GST अपने यहाँ घटा के 18% से 12% कर दिया गया है। तो इसका मतलब ही यही है, सेम यही है कि महंगाई भत्ता आपको हम कम कर देंगे, वस्तुओं को सस्ता कर देंगे। अब वही हुआ, कान इस साल से पकड़ो तब भी, चाहे उस साल से पकड़ो तब भी, दोनों से क्या हुआ? फैन वार शुरू कर दिए, वो फैन बंद करने के चक्कर में लाइट हो जाए। ये भी हो सकता है, मौलवियों को भी खुश कर सकता है, मौलवियों को भी खुश कर सकता है। सही बात है, वो कहीं ना कहीं एक नीति के पीछे बहुत अधिक उद्देश्य छुपे रहते हैं। क्या हुआ? ठंडी लग रही है? कहाँ ठंडी लग रही है? ठंडी तो नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक समझे? किसी ने नहीं, जैसे कि वो उस समय की व्यवस्था के बारे में बताता है, बाजार व्यवस्था के बारे में बर्नी, वो कहता है कि हिंदुओं को दंड देना चाहता था, इसलिए हिंदू व्यापारियों पर 10% टैक्स लगाया और मुस्लिम व्यापारियों पे 5% टैक्स लगाया। अब का 0 कर दे। अरे व्यापार कर रहा है, व्यापारी टैक्स नहीं देगा तो राज्य से भी अमीर हो जाएगा ना। आखिर टैक्स क्यों लिया जाता? सरकार टैक्स क्यों लेती है? क्यों लेती है बताओ? अगर सरकार टैक्स नहीं लेती ना तो यहाँ बैठ के फिल्म पढ़ नहीं पाती। गवर्नमेंट गार्जियन होती है। गार्जियन जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली में जो मालिक होता है वो उसको जो कमाने वाले सब भेजते हैं, और वो मालिक क्या करता है? सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। तो वही मालिक है। सबका मालिक कौन है? सरकार है। अब हम तुम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष टैक्स देती हो कि नहीं? जो पेन से लिख रही हो ना, कॉपी लिख रही हो, टैक्स दे चुकी हो।
लेकिन तुमको पता नहीं है, इसीलिए इसको कराघात कहा जाता है। घात लगा के सरकार टैक्स ले लेती है, तुमको पता नहीं चलता। और प्रत्यक्ष कर को करापात कहा जाता है। करापात का मतलब उसको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर अपराध हो रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हाथ लगा के लिए पता नहीं है। अभी बताओ, आज बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के 1 घंटा बाद वो कहती है कि ब्लेड लेके आइए, इसका काटना है। नाड़ा काटा जाता है, बच्चा बेचारा टैक्स दे दिया। धरती पे आके अभी आँख खोल के दुनिया को देखा नहीं, बच्चे के नाम से टैक्स चला गया, क्योंकि उसी बच्चे के लिए तो ब्लेड आया है। अब ब्लेड पे टैक्स लगा के बैठी है सरकार, वसूल ले। अब ये पूरा टैक्स कलेक्ट करके सरकार क्या करती है, विकास का कार्य करती है। और आबादी कैसे, किस तरीके से सुरक्षित रहे, तो उसके लिए आर्मी, एयरफोर्स और अन्य विविध प्रकार के बाह्य सुरक्षा से निपटने के लिए सब व्यवस्थाएं करती है। आंतरिक सुरक्षा और लोगों के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं का विकास करती है, पुलिस की विकास करती है, न्यायालय में बैठे हुए लोगों को पेमेंट देती है। ये सारी चीज़ों को किससे हो रहा है, हमारे यहाँ पे पैसे से हो रहा है। इसीलिए आप लोग सिविल सेवक बनोगे, सिविल सर्वेंट, आम जनता के आप लोग नौकर बनोगे। क्योंकि आम मालिक क्यों है आम जनता? क्योंकि आम जनता टैक्स दे रही है ना, उसी के टैक्स के पैसे तो डीएम मैडम जो पेमेंट पा रही हैं, तो आप लोगों की नौकर हैं वो। डीएम हो, एसडीएम हो, जो भी पेमेंट लेके काम कर रहा है वह सब के सब आम जनता का नौकर है। लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति जो आम जनता होती है वो अपने अधिकारों को जान ही नहीं पाती। वो एक सिपाही के सामने भी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना शुरू करती है। एक बार वो सवाल पूछे कि हमारा काम तुम करोगे क्यों नहीं? पेमेंट जो आप पाते हो उसमें एक हिस्सा मेरा भी, मैं भी बिस्किट खाई, नाड़ा मेरा भी काटा गया था। आज हर एक चीज़ जो है हम भी खरीदते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, हाँ, क्या? हाँ, वो कहता है कि प्रजा कल्याण के लिए कि कम मूल्य में वस्तुएं मिलेगी तो सबके पास से उपलब्ध रहेंगी। जैसे मान लो आलू का दाम है, इस समय 20 रुपये किलो है ना, 20 रुपये किलो है। आलू के दाम को बढ़ा के 60 रुपये किलो कर दो, देखो कितने लोगों के कढ़ाई में आलू जाता है, जा पाएगा? 20% लोग आलू खाना छोड़ देंगे। अब बुद्धिमान लोग कहेंगे कि शुगर से बचने के लिए हमने छोड़ दिया। अगर कोई रिश्तेदार घर पे आ गया, आलू की सब्जी नहीं है क्योंकि 60 रुपये किलो आलू है। सबको पता है कि आलू एक ऐसे सब्जी है कि हर एक जगह अपने आप अपना स्थान बना लेती है, कहीं डाल दो। नॉनवेज में भी आलू पड़ जाता है, नॉनवेज में भी यदि पीस कम है तो आलू से काम चलाया जा सकता है। हाँ, सोयाबीन में भी पड़ता है। तो आदमी क्या कहेगा कि जानते हैं आलू की सब्जी इसलिए नहीं बनवाए कि आलू से लोग जो अधिक खाने वाले हैं उनको शुगर हो जाता है, जबकि वो पता है कि 60 रुपये किलो के नाते आलू नहीं बना। तो इसलिए सरकार नेसेसरी वस्तु जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसके मूल्य को प्रयास करती है कंट्रोल कर। जैसे गैस में जानते हो सरकार कितनी सब्सिडी देती है? यदि सब्सिडी सरकार नहीं देती ना, एक सिलेंडर 5000 का आता है। पाकिस्तान में जाके देखो, पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी नहीं दे पा रही है। और सब्सिडी सरकार तभी ना देगी जब उसके पास कोष होगा। भारत की सरकार बहुत महान सरकार, इतनी बड़ी आबादी को सब्सिडी दे के पाल रही है। और सबसे बड़ी बात देखो,
पाकिस्तान की और जो लड़कियां उनमें मीडिया वाले सर्वे किए थे तो कह रहे हैं हम लोग इंडिया के लड़कों से शादी करेंगे। पूछे सब क्यों, कहे वहाँ फूड सिक्योरिटी है, कम से कम भोजन के तो लाले नहीं पड़े हैं यहाँ पे इंडिया में। अब पाकिस्तान में क्या है देखो, वहां पे 4-4 बच्चों की माँ भाग के चली आ रही है, सब लड़कियों को तो छोड़ो। सीमा हैदर के 4 बच्चे थे कि 2 बच्चे, 4 बच्चे थे ना, बताओ। उसके पीछे पेट, समझे, सब भुखमरी के शिकार है। चलिए, प्रजा कल्याण के लिए अमीर खुसरो कहते हैं, ये कहता है कि ये कारण थे। किया क्या था, सबसे पहले जो 3 वस्त्र देखो उठाया, अनाज, दूसरा कपड़ा, तीसरा गुलाम प्लस मवेशी। मवेशी का मतलब कि जानवर, घोड़ा, गाय, बैल, मवेशी। अरे गांव में देखो मवेशी करते हैं लोग। इसीलिए दोनों को एक साथ रखा है। 3 बाजार का निर्माण किया, अनाज का अलग, कपड़ा का अलग और गुलाम मवेशी का अलग। पशुओं को भी बेचा जाता है और गुलामों को भी बेचा जाता है। ये दोनों वस्तु न होकर दोनों जीव हैं, तो इसलिए दोनों को एक जगह कंपाइल कर दिया। चलिए, ये सारी चीजों बाजार व्यवस्था का विशद वर्णन करता है बर्नी। वो बुक लिख लो कि तारीख फिरोजशाही में बाजार व्यवस्था का विशद वर्णन करता है बर्नी। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का वर्णन बर्नी करता है अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही। इन तीनों वस्तुओं को के लिए बाजार बनाता है और इनका मूल्य नियंत्रित कर देता है। और इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त करता है उसका नाम है सहना। तीनों बाजार के लिए एक एक अधिकारी नियुक्त करता है और इसका नाम होता है सहना। इन तीनों सहनाओं के ऊपर जो मेन अधिकारी था उसका नाम था सहना ये मंडी। तीनों सहना नामक अधिकारियों के ऊपर का जो अधिकारी था उसको कहा जाता था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी का ये काम था कि तीनों सहना का रिपोर्ट मीटिंग ले और मीटिंग लेने के बाद उनका रिपोर्ट प्राप्त करें किसी भी मंडी में, तीनों में किसी भी मंडी में न घटतौली हो रही है और न ही किसी के साथ जो है बेईमानी है, मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मूल्य नियंत्रण करने के लिए केवल आदेश नहीं, अधिकारी चाहिए ना। तो मूल्य को नियंत्रित करने के लिए 3 बाजार है, तो तीनों बाजार में एक एक सहना की नियुक्ति किया। सहना नामक अधिकारी है। जैसे इस समय जो है मूल्य के बारे में जानने के लिए इस समय कौन सा अधिकारी है अपने यहाँ? हाँ, कई लोग सप्लाई इंस्पेक्टर है, नहीं सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स ऑफिसर है, वाणिज्य कर अधिकारी है। ये सब के सब मूल्य के संदर्भ में करते हैं। उसके बाद से एक अधिकारी होता है लोअर पीसीएस के थ्रू जाता है, बाट एवं मेजरमेंट करके इंस्पेक्टर होता है।
जो जाके देखता है, जैसे मान लो जिस सिंपल इंस्पेक्टर, हाँ सिंपल इंस्पेक्टर। सैंपल इंस्पेक्टर भी होता है, वो जाके देखता है वाट एंड मेजरमेंट क्या करता है कि जो बटखरा यूज करते हैं व्यापारी, उसको जाके देखेगा कि वास्तव में ये कितना होता है, 1000 ग्राम का है कि नहीं, 1000 ग्राम का है कि नहीं। कुछ क्या करते हैं व्यापारी, उसमें से कुछ ना कुछ लोहा निकलवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 900 ग्राम का हो जाएगा। तो 1000 ग्राम की जगह पे तुमको कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो जो बेनिफिट लिया वो तो लिया ही लिया, फिर 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया। गांव में जो अनाज तोलने वाले जो व्यापारी हैं, वो देखो ऐसे उठाएंगे, थोड़ा सा लटका देंगे, उसी में एक पाव मार लेंगे। तो कुल मिला के सहना का काम यही था कि बाजार में किसी भी कस्टमर के साथ व्यापारी कुछ ऐसा न करे जिससे कि उसको नुकसान। इन तीनों सहना का मीटिंग लेता था सहनाए मंडी, उससे ऊपर का अधिकारी था। जैसे मान लो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में तहसील का मुख्य अधिकारी, हेड अधिकारी कौन होता है, एसडीएम। और जिले में कौन होता है, डीएम। तो कितनी तहसीलें देवरिया में, जो भी हो, चारों पांचों सारे एसडीएम लोगों की मीटिंग कौन लेता है, डीएम। उसी तरह से 3 सहना है, इन लोगों की मीटिंग कौन ले रहा है, सहनाए मंडी। और सहनाए मंडी जब न्याय करता था, न्याय का कार्य करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मान लो कि कोई सहना किसी व्यापारी को पकड़ लिया कम तौलते हुए पकड़ लिया। अब वो सहना उसको लेके आएगा सहनाए मंडी के पास। तो जब सहनाए मंडी के पास आएगा तो सहनाए मंडी क्या करेगा, न्यायाधीश हो जाएगा। और जब न्याय का कार्य करता था तो उस समय सहनाए मंडी को क्या कहा जाता था, हाँ, सराय अदल, सराय अदल। जिस तरह से आप यहाँ समझ लो, एसडीएम है, एसडीएम 10 बजे से 12 बजे तक जब वो प्रशासन का कार्य करता है तो उस समय मजिस्ट्रेट होता है। और उसके बाद से जब फिर आएगा और न्याय का काम करेगा तब उसको क्या कहा जाता है, एसडीएम। तब वो एसडीएम होता है। एसडीएम के 2 काम हैं। स्टार्टिंग पीरियड में, शुरुआती दौर में जब वो ऑफिस खुलेगा तो उस समय मजिस्ट्रेट वो होता है, मजिस्ट्रेट होता है। नहीं, प्रशासनिक काम करता तो प्रशासक होता है। लेकिन जब वो न्याय का कार्य करता है तो वो मजिस्ट्रेट हो जाता है। तो उसी तरह से जब यह प्रशासन का काम कर रहा है तो इसका नाम है सहनाए मंडी। और जब यह न्यायाधीश के रूप में आता है तब इसका नाम हो जाता है सराय अदालत। और इस पद पे अलाउद्दीन अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया था। सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को मकबूल, मलिक मकबूल को इस पद पे नियुक्त किया, जो सबसे विश्वास पात्र था और साम्राज्य में ईमानदार में उसकी पहचान थी। अब इतना ही नहीं स्ट्रक्चर है, प्रत्येक बाजार के लिए एक सहना, ठीक, और तीनों सहना के ऊपर एक अधिकारी सहनाए मंडी। और सहनाए मंडी जब न्याय का काम करता था तो उसका नाम हो जाता सराय अदल। सहनाए मंडी के ऊपर एक अधिकारी था जिसको कहा गया था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत सहनाए मंडी था।
स्ट्रक्चर देखो, नीचे सबसे कौन अधिकारी है? साना। 3 साना के ऊपर एक अधिकारी है, साना है मंडी। साना है मंडी की 3 जिम्मे 2 जिम्मेदारी है, प्रशासनिक काम और न्याय का काम। जब प्रशासनिक काम कर रहा है तो साना है मंडी के नाम से जाना जाएगा, और जब वो न्याय का काम करेगा तो सराय अदल के नाम से जाना जाएगा। साना है मंडी के ऊपर जो अधिकारी है उसका नाम है दीवाने रियासत, और यह मंत्री था, इस विभाग का एक मिनिस्टर था। और इस पद पे अपने सबसे विश्वासपात्र मालिक याकूब को नियुक्त किया था। यह मकबूल हो याकूब को नियुक्त किया। यह इसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर था। न्याय कैसे होता था? यदि किसी व्यापारी को कम तौलते समय पकड़ लिया गया तो जितना कम तौला है उतना उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। अब बताओ, वो भी मांस कहाँ निकाला जाएगा? भरे बाजार में। अगर किसी व्यापारी का ये 100 ग्राम अगर जो कम तौला है वो कुछ, और 100 ग्राम मांस उसके शरीर से काट के निकाला जाए तो अन्य व्यापारी देख के फिर कम तौलेंगे? कभी नहीं तौलेंगे। क्लियर हुआ इसका बाजार व्यवस्था? कोई दिक्कत हो तो बताओ। मलिक याकूब, वो मकबूल है याकूब। और दीवाने रियासत विभाग कई बार पूछा गया, उसमें कंफ्यूज हो लोग रियासत शब्द के नाम पे कंफ्यूज हो के आदमी दूसरा मानता है। ये बाजार व्यवस्था का मंत्री था, मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। नाम बुनिया बुनिया हाँ इसी के बाजार व्यवस्था में नहीं, बाजार व्यवस्था में नहीं, शायद सिक्योरिटी से संबंधित होगा। अब किसके काल का है वो देखना पड़ेगा। लोकल नाम तो रखते थे सर, लोकल नाम थे। क्या कर रहे थे? कौन? हाँ, यही तय करते थे। कैसे करता? हाँ, इसीलिए तो भाई हिंदुओं को क्यों कह रहा है बाबी कि हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए एक उद्देश्य उसका यह भी था, और उस दंड के पीछे यह भी उद्देश्य था कन्वर्जन हो। देखो व्यापारी क्या होता है ना, बहुत परिवर्तनशील होता है। वो बहुत देशों में घूमता है, भ्रमण करता है, तो उसको पता है कि धर्म के पीछे बहुत भागना नहीं है, जहाँ से लाभ हो उसी को अपनाओ। तो इसका एक उद्देश्य यह भी तो था कि 5% बचाने के लिए, जब ये बात सही कर रहे हो, मान लो 10 रुपये किलो गेहूँ है, वो लेके आया बेचा, तो उसको लाभ कम मिलेगा, मुस्लिम व्यापारी को वही व्यापार करके अधिक मिलेगा। आइए जानते हो कि पैसा हर युग में अपने महत्व को सर्वोपरि रखा, तो ऐसे में कन्वर्जन तो होगा ही होगा। ये सख्त पॉलिसी है कन्वर्जन का, तलवार से नहीं बल्कि जो है नीति के माध्यम से कन्वर्जन। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर प्रशासनिक अधिकारियों का। दंड कठोर दंड पर आधारित था। आपूर्ति, आपूर्ति कैसे बाजार में होती थी? सप्लाई। इसके लिए मेरठ से अवध तक का जो पूरा जो भूक्षेत्र था उसको एक खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया। मेरठ से
तो आप के क्षेत्र को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और यहाँ से भू राजस्व नगद में न लेके अनाज के रूप में लेता था। नगद के रूप में न लेके अनाज के रूप में। अब बताओ, जब अनाज सरकार की हो गई, जब अनाज सरकार के पास पर्याप्त हो गया तो अनाज का मूल्य कैसे बढ़ेगा? आज जो व्यवस्थाएं चल रही है उसे टैली करा के मैच में नहीं। ये बताओ, आज सरकार धान के दिन में धान खरीदती है, गेहूं के दिन में गेहूं खरीदती है और खरीद के क्या करती है? गोदाम में रखवा लेती है और फिर साल भर जनता को खिलाती है। तो मूल्य कैसे बढ़ेगा बताओ? सरकार के इतने लंबे हाथ होते हैं ना कि सरकार चाह दे कि इस साल हमको अरुई का उत्पादन खूब बढ़ा देना। एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अरुई जिसको बहुत कम लोग पूछते हैं। अरुई के एक पत्ते को सरकार निर्धारित कर दी कि 10 रुपये में बिकेगा। किसान अपने खेत में अपना केवल अरुई बो देगा। देखते हो ना, किसी किसी दिन जो है, किसी किसी साल तेल का मूल्य खूब ऊंचा हो जाता है। जो तेल का मूल्य ऊंचा हुआ तो लोग आधा 50% गेहूँ 50% सबको देंगे, अगले साल तेल का मूल्य डाउन। तो सरकार बहुत बड़ी संस्था है, इसीलिए सरकार भगवान का भी पर्यायवाची है कि नहीं? सारी व्यवस्थाएं चाह दे तो 24 घंटे में कुछ भी कर सकती है सरकार। सब कुछ नहीं, लेकिन काफी चीजों को जो है वो कर सकती है। मूल्य ऐसे नियंत्रित होता है। देखिए, खालसा भू में परिवर्तित कर दिया और यहाँ से ये खालसा भू में परिवर्तित किया, यहाँ से राजस्व अनाज के रूप में लेता था। कंप्लीट अनाज वाले मूल्य में कोई टेंशन। जब सरकार स्वयं अनाज कलेक्शन करके गोदाम में रख दी और उसके बाद से कर दी कि इतना जो है मूल्य रहेगा, तो उसमें कहाँ नुकसान होने वाला है व्यापारियों को? व्यापारी भी खुश, जनता खुश की सस्ते में मिल जा रही है। क्यों? देखो, इसके पास विद्वान थे, जो भी योग्य शासक हैं वो कहीं ना कहीं विद्वानों के बीच में ही रहे, भले अंगूठा छाप था। लेकिन गांव में देखो कितने लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल ही नहीं गए और अनुभव के आधार पे ये सब चीज़ों में पढ़े लिखों का से वो अधिक जानते हैं व्यवहारिक रूप में। बहुत पढ़ा लिखा तो केवल थियरी और सिद्धांत पे चलेगा, और थियरी सिद्धांत गांव में लेकर उतर जाओगे ना तो फिर दिक्कतें हैं। तो अनाज वाली दिक्कत समाप्त, क्योंकि खालसा भूमि परिवर्तित किया और वहां से राजस्व जो टैक्स लेता था राजस्व, वह जो है पैसा मुद्रा में नहीं अनाज के रूप में उस अनाज को डंप करा देता था गोदाम में। अब अपने अनुसार जो है निकालेगा, अपने अनुसार मूल्य निर्धारित करेगा। अब बच गया कपड़ा। कपड़ा का मूल्य कैसे कंट्रोल किया जाए? कहीं ना कहीं देखो, कंट्रोलिंग तभी होगा, मूल्य का नियंत्रण तभी होगा जब सरकार के पास वो चीजें गोदाम में पड़ी हों। अलाउद्दीन मध्यकाल का पहला शासक है जो सब्सिडी की व्यवस्था लेके आया। सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है? वस्तु के मूल्य को आम जनता के पकड़ में रखने के लिए सरकार क्या करती है, व्यापारियों को कुछ अनुदान दे देती है। कि तुम 100 रुपया में फले लेके आओगे, तुम्हारा लागत 100 रुपया पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम बेचोगे उसको 80 रुपया में। जो तुम्हारा गैप हो रहा है ना 20 रुपया ही, 10 रुपया तुम लाभ कमाना चाहते हो, 30 रुपया हमसे ले लो। यही तो सब्सिडी है।
जो गैस की कंपनियां हैं, गैस की कंपनियां जो गैस हमको दे रही हैं, तो पहले उसका मूल्य तो अधिक है, लेकिन उस जो जनता के क्रय क्षमता से ऊपर वाला मूल्य उसको सरकार दे देती है कंपनियों को, तब कंपनियां आपको 900 सिलेंडर दे देती हैं। यूरिया एकदम खाद यूरिया। चाहे यूरिया है 375 रुपया बोरी। अब यूरिया को क्या करोगे, 500 रुपया में तो कंपनियां बेचती हैं, और बीच के गैप को जो मूल्य जो है उसको देती है कौन, सरकार, ताकि जनता के जो किसान है उसके क्रय शक्ति के अंदर आ जाए। उस समय ये व्यवस्था लागू किया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कपड़ा व्यापार, मुल्तानी व्यापारियों को, मुल्तानी व्यापारियों को सब्सिडी दिया। सब्सिडी दिया ताकि बाजार में कपड़े की आपूर्ति बनी रहे। मुल्तान से सबसे अधिक कपड़े आते थे, तो उन व्यापारियों को उनसे वार्ता किया होगा। व्यापारी कहे होंगे देखिए 10 रुपये मीटर से नीचे हम कपड़ा नहीं बेच पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रजा को देखा होगा कि मेरी प्रजा तो 5 रुपये से अधिक कपड़े पे व्यय करने की कंडीशन में है ही नहीं। तब ये बात किया होगा चलो तुम 5 रुपया ही मेरे बाजार में 5 रुपया मीटर ही बेचना, 5 रुपया तुम हमसे पहले से ले लेना, लेकिन जो है कपड़े की आपूर्ति बनाए रखो। क्लियर। तीसरा बाजार क्या है, मवेशी और गुलाम। क्लियर हो रहा है ना। इकोनॉमिक्स है, इसलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स यहाँ के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इकोनॉमिक्स है टोटल अर्थशास्त्र है। चलिए तीसरा बाजार है गुलाम एवं मवेशी। मवेशी में सबसे इंपॉर्टेंट थे घोड़े। मवेशी में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, घोड़े। घोड़ों में 2 वैरायटी थी, एक जो समुद्र पार से आते थे, और एक थे मध्य एशियाई। एक मध्य एशिया वाले थे। समुद्र पार से आने वाले घोड़ों को दरियाई घोड़ा कहा जाता था। ये टर्म पूछे गए कि समुद्र पार से आने वाले घोड़ों का नाम क्या था, दरियाई। अब समुद्र में जैसे कि मान लो दक्षिण पूर्व एशिया से, ये समुद्र के रास्ते से ही तो आएंगे, हाँ भारत से आएंगे। और मध्य एशियाई घोड़ों को बादल दस्ती कहा जाता था। मध्य एशियाई घोड़ों को क्या कहा जाता था, बादल दस्ती। ये सारे घोड़ों में से जो उच्च किस्म के थे वह सरकार स्वयं खरीद देती थी। अच्छी वस्तुओं को बाजार में मंगाने का एक यही तरीका है। ये बहुत महंगी वस्तु है और उसको लेके व्यापारी बेचने के लिए आ जाए बाजार में और वो बिके ही ना। एक बार आएगा, दूसरी बार कहेगा नहीं वो तो बाजार में बिकेगा ही नहीं। अच्छे नस्ल के घोड़ों को राज्य स्वयं खरीद लेता है। इन दोनों में से जो अच्छे नस्ल के घोड़े थे, इससे 2 चीजें सिद्ध होंगी नहीं। एक तो महंगी से महंगी वस्तुएं बाजार में आएंगी, और दूसरा उच्च नस्ल के जो घोड़े हैं जब राज्य खरीदेगा तो राज्य की सेना मजबूत होगी ना। और उच्च नस्ल के घोड़ों से वंचित रह जाते थे अमीर, तो उनकी सेना कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती थी। तो बहुत बहुआयामी नीति थी। गुरु जी आ गए हैं, आवाज
एक पीरियड में क्या होने वाला है? एक पीरियड में इतना ही हुआ, बाजार व्यवस्था खत्म नहीं हुआ।